नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल जीके वाटिका पर। आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल क्षेत्रफल याद रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान होता है। दूसरे स्थान पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य आपका जो है यह मध्य प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पर आपका यूपी का आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिनका जिनका कुल क्षेत्रफल बाबूरे जिनका कुल क्षेत्रफल राजस्थान का जो है यह 3,42,239 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, 3,42,239 किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः यानी दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आपका आता है, तीसरे पर महाराष्ट्र, और चौथे पर उत्तर प्रदेश यानी यूपी का स्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से आप भारत का सबसे छोटा राज्य का बात करें तो बाबूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा होगा। याद रखिएगा साथी, सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा दोस्तों, तो गोवा होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह आपका अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कितने नंबर स्थान पर हमारे भारत आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अगर बात करें कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किस देश का है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि पहला स्थान रूस का है, दूसरा कनाडा का है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, चौथा चीन का है, पांचवा ब्राजील, और छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर हमारा देश भारत का है। यही अगर बात करें कि भारत के कुल क्षेत्रफल है ना, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से वहां था दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहां दिया गया है जनसंख्या। बाबूरे जनसंख्या की दृष्टि से जो है ना, भारत का जो स्थान है ये दूसरा है, लेकिन क्षेत्रफल का दृष्टि से 7वां है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप याद रखिएगा सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है जनसंख्या में, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, रूस है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है, कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो थोड़ा सा हम एक छोटा सा आपके लिए एक मानचित्र बनाते हैं, क्योंकि पता है कि आपका हमारा भारत देश महान है ना। छोटा सा एक मानचित्र के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे दक्षिणी बिंदु का मतलब होता है जो सबसे दक्षिण में स्थित हो। तो आपको पता है कि हमारे बंगाल की खाड़ी में हमारा क्या है, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वहीं एक हमारा स्थान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहीं भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु यानी सबसे दक्षिणतम स्थल इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है। याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। अगर हम चर्चा करें कि पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। बाबूरे कौन कौन सा देश होगा, तो पहला स्थान पे बांग्लादेश से लगती है, दूसरे में नेपाल से लगती है, और तीसरे में भूटान से लगती है। तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। लेकिन सबसे अधिक सीमा किसके साथ टच करती है, तो सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ टच करती है। याद रखिएगा सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ टच करती है। आइए दोस्तों, हम मैप के माध्यम से आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, बाबूरे ये वाला जो दिख रहा है ना, यही क्या आपका है, यही आपका पश्चिम बंगाल है। ये क्या है, वेस्ट बंगाल है। तो इसकी सीमा कितने देश से लगती है, तो आप मैप में देख सकते हैं इस तरफ जो सीमा लग रहा है ना, ये बांग्लादेश है। ये कौन सा देश है दोस्तों, तो ये बांग्लादेश है। इस तरफ देखिए तो यहाँ सीमा लग रहा है नेपाल से, और इस तरफ देख सकते हैं आप इसकी सीमा भूटान से लगता है। तो बाबूरे कितना देश हुआ, 3 देश। पहला आप बोल सकते हैं बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, और तीसरा भूटान के साथ लगती है। लेकिन सबसे अधिक सीमा किसके साथ, तो देख सकते हैं यहाँ दोस्तों सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय IMT, इसका मतलब होता है IMT का मतलब होता है इंडियन मीन टाइम
की यमुनोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों एक बात का आप ध्यान में रखिएगा कि एक होता है जीएमटी लाइन, जीएमटी लाइन, ये जो जीएमटी लाइन होता है दोस्तों, यह लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, तो ये लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है जीएमटी लाइन। और जीएमटी लाइन के अनुसार ही हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर समय की गणना की जाती है। और इसी को हम लोग भारतीय जीएमटी लाइन को ही हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जिसकी गणना संपूर्ण पृथ्वी पर समय को ज्ञात करने में किया जाता है। उसी प्रकार से हमारे भारत से एक लाइन होकर गुजरती है जिसको हम लोग भारतीय मानक समय यमुनोत्तर कहते हैं। अगर भारत वाला IMT की बात करें तो ये जो रेखा होता है यह 82.5 डिग्री, यह 82.5 डिग्री वाली है ना, यह 82.5 डिग्री वाली पूर्वी देशांतर होता है दोस्तों। तो भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये जो रेखा है दोस्तों, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से यह गुजरती है। आइए हम इसको हम लोग मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों देखिए, ये जो आपका 82.5 डिग्री वाली जो रेखा होता है, यह IMT रेखा, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसी लाइन को हम लोग IMT रेखा कहते हैं और इसको 82.5 डिग्री से भी हम लोग सूचित करते हैं। इसी रेखा के द्वारा भारत में समय की गणना की जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनें 7 सिस्टर्स का सदस्य है। आपको बता दें दोस्तों कि हमारा पूर्वोत्तर में 7 ऐसी राज्य है जिनको हम लोग 7 बहने वाले राज्य कहते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहने वाली राज्य कहते हैं, 7 बहने वाली राज्य कहते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य है आपका? पश्चिम बंगाल क्या 7 बहने वाली राज्य है? नहीं है सर। उड़ीसा है, ये भी नहीं है, और बिहार भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये 7 सिस्टर वाली राज्यों में आता है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं मैप को। देखिए 7 सिस्टर वाली राज्य में आपका क्या क्या आएगा दोस्तों? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, याद रखिएगा, असम आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, है ना, मणिपुर आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, है ना, त्रिपुरा आ जाएगा और मेघालय आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं 7 सिस्टर वाली राज्य, 7 सिस्टर्स वाली राज्य दोस्तों। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। देखिए कुछ देर पहले ही क्वेश्चन पूछा था कि आपको दक्षिणी बिंदु, और यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका सुदूर पश्चिमी बिंदु है, पश्चिम वाला सबसे अंतिम जो पश्चिमी बिंदु है उसको किस नाम से जानते हैं और कितना डिग्री कहते हैं? तो याद रखिए दोस्तों कि हमारा भारत का जो है सुदूर पश्चिमी बिंदु को 68 डिग्री, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं, जो गुजरात में सरक्रिक नामक स्थान से होकर गुजरती है, 68 डिग्री 7 मिनट। बाबू रे, ये 68 डिग्री 7 मिनट जो है यह सबसे पश्चिमी बिंदु होता है जो गुजरात के सरक्रिक नामक स्थान से होकर गुजरती है। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं। आइए देखिए दोस्तों, गुजरात के ये आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा होती है, यही रेखा, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं हम लोग 68 डिग्री 7 मिनट। यही जो लाइन होती है इसी को 68 डिग्री 7 मिनट वाली रेखा कहते हैं। और यह कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह गुजरात से होकर गुजरती है। गुजरात में एक जगह होता है सरक्रिक, है ना, सरक्रिक से होकर गुजरती है, या इसको हम लोग गौर माता, सरक्रिक या गौर माता के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे सरक्रिक या गौर माता। ये गुजरात से होकर गुजरती है और इसको 68 डिग्री 7 मिनट वाली रेखा कहते हैं। तो ये आप पश्चिम दिशा में देखिए। अगर पूरब की बात करें तो पूरब में सीधे एक रेखा होती है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है और इसको हम लोग इस रेखा को हम लोग कहते हैं बलांगू। याद रखिएगा, बलांगू या किबिथू, है ना, बलांगू या किबिथू के नाम से जानते हैं। अगर इस रेखा की बात करें तो इसको 97 डिग्री, याद रखिएगा, 97 डिग्री और 25 मिनट के नाम से भी जानते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट के नाम से जानते हैं। और सबसे दक्षिणी तो हम आपको बता ही चुके हैं, सबसे दक्षिणी जो रेखा इसका है इसको हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार से होकर गुजरता है ना, अंडमान निकोबार से होकर गुजरता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और सबसे उत्तरी जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है कि कर्क
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है। आपको दोस्तों बता दें कि कर्क रेखा जो होता है ना, यह हमारा 23.5, याद रखिएगा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाली उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री वाली उत्तरी अक्षांश को ही हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के कुल 8 राज्यों से, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा दोस्तों, वो 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो ये पूछता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसका सही आंसर होगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। उड़ीसा से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती है और आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है, लेकिन झारखंड से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। आइए इन 8 राज्य की चर्चा करें कि कर्क रेखा इन कौन कौन से 8 राज्य से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं हम लोग। अगला देखिए कर्क रेखा। तो दोस्तों याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। झारखंड नहीं, सब सॉरी, याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से देखिएगा, पहला नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे है राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़, पांचवें पे झारखंड, छठे पे पश्चिम बंगाल, सातवें पे त्रिपुरा और आठवें पे आपका हो जाएगा मिजोरम। दोस्तों याद रखिएगा, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। याद रखिए दोस्तों कि भारत का वो कौन सा स्थान है, तो भारत का वो जगह कन्याकुमारी पड़ता है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलता है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। बाबू रे, ये तीनों जो है ना आपका, ये तीनों जो है ये मिलता है आपका कहाँ पे? तो कन्याकुमारी में। ये वाला इसको हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी, इसको कहते हैं अरब सागर और इसको कहते हैं हिंद महासागर। ये तीनों जाके कहाँ पे मिलती है? ये आपका कन्याकुमारी में मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी आप समझ लीजिए। ये वाला आपका है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये वाला क्या है? अरब सागर। ये वाला क्या है? अरब सागर। और ये वाला जो दोस्तों है, ये वाला है आपका क्या? ये वाला हिंद महासागर है। तो ये देखिए कहाँ पे मिलता है? तो ये कन्याकुमारी में आके मिलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से लगती है? वो कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ बोल सकते हैं, या 3 देश से बांग्लादेश की सीमा लगती है? याद रखिए दोस्तों, त्रिपुरा राज्य जो है ना, वो तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से लगती हुई है ना, कितना 3 ओर से वो लगती है। तो आइए हम लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से लगती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी त्रिपुरा। 30 से त्रिपुरा और 30 से 3 रखिएगा, 3 ओर से घिरा हुआ। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, ये त्रिपुरा देख सकते हैं आप कि ये वाला जो आपका है, ये वाला त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के तीनों ओर देखिए ये बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये 3 ओर से किससे घिरा हुआ है दोस्तों? ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा आपका राज्य होगा? तो याद रखिएगा त्रिपुरा होगा। क्या होगा? त्रिपुरा होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिकतम राज्य के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का क्या नाम है? यानी सबसे अधिक सीमा, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श होती है, टच होती है? तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक यानी लगभग 8 देशों से टच करती है। कौन कौन सा 8 देश? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी ये टच करती है ना। कौन सा होगा? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए ये वाला दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश है, और इसकी सीमा देखते हैं कितने राज्यों से लगती है। तो देखिए पहला आपका हो गया, पहला राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तराखंड, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा झारखंड, सातवां बिहार। ये इतना राज्यों से टच करती है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, हमारे भारत में अभी भी एक ऐसा स्थान है जहाँ सक्रिय यानी जलता हुआ ज्वालामुखी स्थित है ना, जलता हुआ ज्वालामुखी स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये अंडमान, ये ना अंडमान द्वीप समूह पर ये ज्वालामुखी स्थित है, जिसको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बैरन द्वीप या बैरन ज्वालामुखी के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों आइए इस ज्वालामुखी को हम लोग चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, यही आपका जो दोस्तों है, यही क्या है? यही आपका बैरन ज्वालामुखी है। यही दोस्तों आपका बैरन ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यानी अंडमान में आपका स्थित है। अंडमान में स्थित है। यह भारत का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। याद रखिएगा, ये क्या है? एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। दोस्तों
आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग और अफगानिस्तान के सीमा पर ये दर्रा जो स्थित है उसी को हम लोग कहते हैं पाकिस्तान में स्थित है। तो दर्रा का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझ आइए कि दो पहाड़ी के बीच से जाने वाली प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच से होकर गुजरती है। कौन सा दर्रा? तो याद रखिएगा खैबर दर्रा, जो पाकिस्तान देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी भारत का सबसे पुरानी है ना, सबसे प्राचीन है। तो याद रखिए दोस्तों कि अरावली है ना, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जिनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। यह श्रेणी औसत रूप से 300 से 800 मीटर तक ऊंची है। 300 से 800 मीटर तक ऊंची है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप गुरु शिखर है ना। यानी बात करें कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है दोस्तों, 1722 मीटर है। और ये अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत, सबसे प्राचीन यानी पुरानी पर्वत है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है कि विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा दोस्तों? तो विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यह क्या है? तो ये हम लोग बोल सकते हैं K2 यानी इसी का दूसरा नाम है गाडविन आइंस्टीन जो है यह काराकोरम का ही भाग है, जो विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। और इसकी ऊंचाई K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा K2 की ऊंचाई 8611 मीटर ये ऊंचा है। और बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, 8850 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये आपका कौन सा पर्वत है? तो यही आपका पर्वत है K2। क्या है? K2 है ना, इसको गाडविन आइंस्टीन कहते हैं। और इसी की ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर है दोस्तों। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सरक्रिक कहाँ पर स्थित है? सरक्रिक कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा कि सरक्रिक जो है गुजरात है ना। सरक्रिक कहाँ पे है? गुजरात। सरक्रिक भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है ना। गुजरात और मध्य पाकिस्तान है ना, गुजरात बोल सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के सीमा पर ये स्थित है। कौन सी रेखा? तो हम लोग बोलेंगे कि सरक्रिक, ये एक दलदली क्षेत्र है। क्या है? ये एक दलदली क्षेत्र है जो कहाँ पे स्थित है? तो हम लोग बोले भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा पर ये स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा कि गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर सरक्रिक रेखा है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न हिमालय और के बीच में लंबवत घाटी को दून कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको हम पढ़ाए थे कि पर्वत जो है हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो दूसरा आता है उसको कहते हैं बृहद हिमालय। उसका तीसरा जो आता है उसको कहते हैं निम्न हिमालय। और अंतिम वाले को हम लोग कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय। ये जो दून के नाम से जानता है, तो यह निम्न हिमालय, यह कौन सा? यह निम्न हिमालय, याद रखिएगा, यह निम्न हिमालय और शिवालिक, ये निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाए जाने वाली ढलान जो होता है, चौरस टाइप का जो जगह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दून कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दून कहते हैं, याद रखिएगा, दून कहते हैं। तो क्या होगा? निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाए जाने वाली को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दून कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तीस्ता और दिहांग नदी है ना, तीस्ता और दिहांग नदी। अब दिहांग किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना चाहिए कि दिहांग नदी जो है दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। तीस्ता किसका नाम है? तीस्ता तो नदी है। और दिहांग नदी हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। तीस्ता और दिहांग के मध्य आने वाले हिमालय भाग को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, ये हमारे हिमालय को जो है नदी के द्वारा, हमारे हिमालय पर्वत जो है इसको नदी के द्वारा भी विभाजित किया गया, यानी नदी के जल के द्वारा ही ये विभाजित हुआ हिमालय पर्वत। आपको बता दें कि हमारे हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। और इनके उस पार से कई नदी होकर बहती है। जैसे बात करें सिंधु है ना, सिंधु बहती है, सतलज बहती है, सिंधु सतलज है ना, शारदा या काली है ना, सिंधु सतलज शारदा या काली है ना। उसका तीस्ता और अंतिम जो बहती है उसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसके बीच की हिमालय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र की नदी को हिमालय को कहते हैं हम लोग असम हिमालय। किस नाम से जानते हैं? तो असम हिमालय के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिए, असम हिमालय। ठीक है, और हम लोग सिंधु और सतलज की नदी के बीच की हिमालय को कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा, पंजाब हिमालय है ना, पंजाब हिमालय। और सतलज और तीस्ता नदी के बीच की हिमालय को कहते हैं हम लोग कुमायूं हिमालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी नदी के बीच? तो सतलज
और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है कि सतलज, देखिए आ ही गया क्वेश्चन, सतलज और काली नदी है ना, शारदा नदी को ही हम लोग काली नदी के नाम से भी जानते हैं। ये सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए दोस्तों, ये वाला आपका कौन सा नदी है? सतलज है ना, ये वाली कौन सी नदी है? सतलज है ना, सतलज है। और ये वाला काली नदी है, इसी को शारदा भी कहते हैं। इसके बीच के हिमालय, इस वाले हिमालय को किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, जो आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी किनके बीच स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में कुल्लू घाटी लद्दाख पर्वत श्रेणी और पीरपंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है, और ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के एक जिले में स्थित है ना, कुल्लू घाटी, तो लद्दाख और पीरपंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।